सिहंता आईएएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। यह एकेडमी 2002 से हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए डेडिकेटेड तौर पे काम करता रहा है। इस दौरान यह लगातार इस सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का प्रिफर्ड चॉइस बनता रहा, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली अपने स्टूडेंट्स को बेहतरीन मार्क्स दिलवाने में कामयाब नहीं रहे। हुआ 2013 में फिर मैंने अटैम्प्ट दिया था और उसमें मेरे हिस्ट्री में मार्क्स थे 150, क्योंकि मैं कोचिंग नहीं कर रहा था जब। फर्स्ट पेपर में 96 थे और सेकंड पेपर में 53 थे सिर्फ। और फिर मैं नेक्स्ट मेरा अटैम्प्ट फिर 2014 वाला अटैम्प्ट था, फिर मैं सर के पास आया और मुझे अभी भी याद है कि मैंने सर से बोला था कि सेकंड पेपर है वो मेरी समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। 53 नंबर थे 250 में से, तो सर ने एक ही लाइन बोली थी कि हो जाएगा, बस तुम बैठ जाओ, देखो और सब हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो शिशिर, गले मिलिए। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। सिलेक्शन के बाद मैं भी पहली बार ही मिल रहा हूँ। मैं दिल्ली ही अभी आया हूँ, अच्छा, तो वरना मैं सर के पास आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपनी तैयारी में मैंने इतिहास के लिए जो मॉक टेस्ट लिया था वो मैंने रजनीश सर के निर्देशन में मैंने सिहांता आईएएस के द्वारा आयोजित किए जाने वाले मॉक टेस्ट में अपने आप को इनरोल किया था। और ये जो मॉक टेस्ट है वो मेरे लिए दो कारणों से मुझे बहुत उपयोगी लगा। पहला तो ये कि ये जो जब मैं ये मॉक टेस्ट देती थी तो कहीं ना कहीं इस मॉक टेस्ट ने मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। तो मैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से धीरे धीरे सॉल्व कर पाई, जो टॉपिक्स मुझे लगता था कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से नहीं आते। इसके अलावा जिस तरीके से टेस्ट हो जाने के बाद से जिस तरीके से रजनीश सर सभी क्वेश्चन पेपर को जिस तरह से जिस डिटेल में उसका डिस्कशन करते हैं वो बहुत हेल्पफुल साबित हुआ मेरे लिए। और उससे जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो मुझे लगता था कि जिसके बारे में मुझे और थोड़ी जानकारी की ज़रूरत है, तो वो कमी भी मेरी पूरी हुई। आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि पिछले 1.5 दशकों में हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में हिंदुस्तान में जब भी कोई स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स लाया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वह सिहंता आईएएस एकेडमी का ही स्टूडेंट रहा है। इसके तहत जब हम 600 मार्क्स के ऑप्शनल की तैयारी करते थे, उसके तहत 390 तक मार्क्स आया। और जब हम लोग अब 500 मार्क्स के ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हम 300 प्लस मार्क्स कंसिस्टेंटली लोगों को दिलाने में कामयाब रहे। इस सब्जेक्ट के बेसिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज की कक्षा में हमारा उद्देश्य यह है कि मैं आप लोगों को यह बता सकूं कि आखिर इतिहास पढ़ते हुए आपको किन बुनियादी बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले यह जानिए कि हिस्ट्री के 10 कमांडमेंट्स, या इसे 10 सील कह सकते हैं। कमांडमेंट्स बेसिकली क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है और 10 सील बुद्धिज्म का। लेकिन यहां मैं सिहंता आईएएस एकेडमी की ओर से हिस्ट्री के लिए 10 कमांडमेंट्स की बातें आपको बताने जा रहा हूं। ये वो 10 बातें हैं जिनका ख्याल रखते हुए आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इस सब्जेक्ट की गहरी समझ होगी। आप इससे पूछे गए प्रश्नों को बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे, आपके आंसर बेहतर मार्क्स खींच पाएंगे। इसके तहत सबसे पहला पॉइंट जो आपको ख्याल रखना है वो ये कि हिस्ट्री एक स्वर्णिम त्रिकोण के रास्ते पढ़ा जाना चाहिए। इसके स्वर्णिम त्रिकोण का पहला पॉइंट है फैक्ट, दूसरा है लॉजिक और तीसरा कंक्लूजन। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आप उसको लेकर एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। लेकिन यदि आपका कंक्लूजन सिर्फ लॉजिक पर आधारित है तो वह एक हाइपोथेसिस हो जाता है। फैक्ट इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। यदि आपने अपनी बात के पीछे तथ्य नहीं रखा तो वह इतिहास नहीं होगा। लेकिन यदि आपने अपनी बात के पीछे तथ्य रखा भी और वह तथ्य लॉजिक के माध्यम से एक्सप्लेन्ड नहीं हुआ तो वह एक रोजनामशा बन जाएगा।
आपको फैक्ट को प्रेफरेंस देते हुए अपना कोग्निटिव विजडम दिखाना है, जिसमें आपका इमेजिनेशन, आपका एनालिसिस, आपका कोऑर्डिनेशन, ये सब काम करेगा, ताकि आप जब कंक्लूजन तक पहुंचे तो वह एक युक्ति संगत रैशनल कंक्लूजन लगे। किंतु आपकी युक्ति इतना प्रभावशाली न बन जाए कि वह फैक्ट के सर पे ही चढ़ जाए। बिकॉज के हिस्टोरियंस आर सपोज टू बी द स्पोक्स पर्सन ऑफ दोज फैक्ट्स हु कैन नॉट स्पीक ऑन देयर बिहाफ। तथ्यों का प्रवक्ता बन के इतिहासकार इतिहास लिखता है। इसको समझ के आप यदि इतिहास पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो आप नेचुरली बेहतर परफॉर्मर बनेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि जब कभी आप हिस्ट्री के किसी फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी तर्क शक्ति के बदौलत कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो आपके सामने यह जिम्मेदारी होती है कि आपका फैक्ट ऑथेंटिक होना चाहिए। अपनी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करने के लिए आप यथासंभव यह बताया करिए कि आपने यह फैक्ट कहां से लिया है। कभी कोई पुरातात्विक साक्ष्य हो सकता है, कभी कोई साहित्यिक साक्ष्य हो सकता है। जब तक कि आप साक्ष्य आधारित तथ्य नहीं देंगे, तब तक आपकी बातों में प्रामाणिकता नहीं मानी जाएगी। अतः आप जब कभी हिस्ट्री का आंसर लिखते हैं तो अच्छा नंबर लाने का एक सीक्रेट मानकर चलिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जहां तक संभव हो सके, आप सोर्सेस का रेफरेंस देते हुए लिखिए। फिर आप देखोगे कि एक लाइन यहां पर लिखा हुआ है कि रीड हिस्ट्री इन अ सीरीज ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि पास्ट प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर। इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी यदि फैक्ट्स के आधार पर, कुछ बुनियादी लॉजिक के आधार पर हर एक टॉपिक को लेकर 5-7 पॉइंट्स बना लेंगे, तो यह बेसिक अंडरस्टैंडिंग माना जाएगा। आपको यदि हिस्ट्री के अंदर इनहेरेंट विजडम को समझना है, तो यह समझिए कि आज जिस फ्रूट को आप एंजॉय कर रहे हैं, उसका रूट हिस्ट्री में है और उसकी दिशा आपके भविष्य की ओर जाती है। जो बीते हुए कल और आज के साथ आने वाले कल के अंत संबंधों को समझ लेता है, वही सच्चे अर्थों में इतिहासकार है। और जितना अच्छा प्रिडिक्शन आने वाले कल का हिस्टोरियन कर सकता है, उतना अच्छा और कोई विषय नहीं कर सकता। तो आप बतौर इतिहासकार उसके विजडम को ग्रहण करने की कोशिश करिए। यदि आपने अपने आंसर में इस पक्ष को दर्शाने में कामयाबी हासिल किया, तो बिलीव मी, यू विल गेट, ऑलवेज यू विल गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स। फिर आपके सामने अगला पॉइंट आता है कि सी ज्योग्राफी बिफोर यू रीड हिस्ट्री, क्योंकि भूगोल इतिहास का निर्माताओं में से एक है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखो, हिंदुस्तान में हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी की जो धाराएं हैं, उन्होंने पहली भारतीय सभ्यता का विकास किया, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर उसी हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा ने दूसरी सभ्यता का विकास को आगे बढ़ाया, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता अपने उत्तरवर्ती चरणों में मध्य गंगा घाटी की ओर चली जाती है। इसके बाद फिर और आगे बढ़ के जाइए आप, तो देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे फिर नॉर्थ ईस्टर्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का विकास होता है। हिंदुस्तान को डिवाइड करता है नॉर्थ और साउथ के बीच में एक पर्वत की श्रृंखला। उसके बाद फिर कई सारी नदियां हैं जिनके किनारे कई सारे नगर बसे, कई सारे राज्य बसे। अब देखेंगे कि दक्षिण के अंदर भी जाके देखो तो दक्कन और सुदूर दक्षिण, रिमोट साउथ, डीप साउथ का एक डिवीजन होता है। ये सारे डिवीजन किसने कराया है? ये सारा डिवीजन ज्योग्राफी ने कराया है। इसी आधार पर हमें राजनीति समझना है, इसी आधार पर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना है
और इसी आधार पे हमें कल्चर को भी समझना है। हिमालय पर्वत से लेकर अरावली के बीच का जो इलाका है, सॉरी, विंध्य के बीच का जो इलाका है, वहां नागर की स्थापत्य की शैली का विकास हुआ। उसके बाद आप देखो कि विंध्य से लेकर जो कृष्णा नदी का इलाका है, वहां पर बेसर शैली का विकास हुआ, और कृष्णा के नीचे का जो इलाका है, वहां पर द्रविड़ शैली का विकास हुआ। इन सब के विकास के पीछे ज्योग्राफी के रोल को समझिए, और आपने यदि अपने आंसर राइटिंग में इन सबों को शामिल कर लिया, आपको हर जगह कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप जब कभी किसी भी विषय पर लिख रहे होते हैं, तो लिखने के वक्त में जहां तक संभव हो सके आप मैप के माध्यम से चीजों को दिखाया करिए, फिर आपका नंबर बढ़ जाएगा। यदि आप चीजों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप खुद ही उन विषयों को ज्योग्राफिकल माध्यमों से देखा करिए। यदि आप यह देखेंगे कि अरबों ने जब सिंध पर हमला किया, तो उसमें देवल कहां था, उसके अंदर राउर कहां था, उसमें मुल्तान कहां था, उसमें कश्मीर की दिशा कैसे निकलती है, उसके अंतर्गत गुजरात कैसे कनेक्ट होता है, उसके अंतर्गत दक्कन कैसे कनेक्ट होता है, एक बार आप अपनी आंखों से देख लेंगे तो आपका रिकॉग्नाइज्ड जो विजुअल है वह आपके मेमोरी को सपोर्ट देगा। इसलिए एक बहुत ही अनिवार्य रियलिटी है हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए कि बिफोर यू रीड हिस्ट्री यू सी द ज्योग्राफी। फिर आप देखोगे कि अगला पॉइंट है कि डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ द सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी। तो इसका क्या मतलब है? इतिहास का विद्यार्थी घटनाओं की रोजनामचा तो पढ़ता नहीं है। हिस्ट्री इज नॉट अ क्रॉनिकल, हिस्ट्री इज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज, जिसके तहत आप तथ्य और तर्क के आधार पर कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन संदर्भ क्या होता है? या तो किसी काल और देश का, टाइम एंड स्पेस का, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन आदि। जब तक कि आप इन विषयों को लेकर अपनी एक समझ नहीं बनाएंगे, तब तक आप फैक्ट्स याद करते रह जाएंगे और आपको इतिहास नीरस लगेगा, आप इतिहास भूल जाएंगे। लेकिन एक दफा यदि आपने यह समझ बना लिया कि सोसाइटी में क्या पढ़ना होता है, पॉलिटी में क्या पढ़ना होता है, गवर्नेंस में क्या पढ़ना होता है, इकोनॉमी में क्या पढ़ना होता है, एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, साहित्य में क्या पढ़ना है, चित्रकला में, मूर्तिकला में, स्थापत्य में क्या क्या पढ़ना होता है, तो फिर आप वैसे टॉपिक से जैसे ही अटैच्ड होंगे तो आपको लगेगा कि ऑलरेडी यू आर हैविंग सम डिमांड्स इन योर माइंड, यू हैव सम सर्च इन योर माइंड। जब आप कोई चीज खोज रहे होते हैं ना, उसी समय यदि तथ्य मिल जाए तो आपका दिमाग तथ्यों का स्वागत करता है। आपको यह मालूम है कि महिला की दशा को दिखाने के लिए 7-8 बिंदुओं के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अब चाहे वो महिला की दशा मौर्य काल की हो, चाहे 6th सेंचुरी बीसी के हो, या कि वैदिक काल की हो, अथवा मौर्योत्तर या गुप्त काल की हो, या फिर अर्ली मिडिवल एरा की हो, या फिर दिल्ली सल्तनत की, या मुगल की, या 19th सेंचुरी की, या 20th सेंचुरी की। यू हैव सर्टेन पैरामीटर्स इन योर माइंड, और उन पैरामीटर्स के आधार पर महिला की दशा को आप दिखाना चाहते हैं तो हर टॉपिक के फैक्ट्स अलग अलग होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर मोटे तौर पे एक जैसा हो। ऐसी स्थिति में सबसे पहली जरूरत होती है कि आप इस स्ट्रक्चर को समझिए। यदि आपने स्ट्रक्चर समझ के पढ़ना शुरू किया तो हर टॉपिक के फैक्ट का आपका दिमाग स्वागत करेगा, अदरवाइज जो फैक्ट्स आपके सर पे ओले की तरह गिरेंगे। कैसे पढ़ना है हिस्ट्री को यदि समझ लिया तो फैक्ट विल नॉट बी like the hunters on your body, the body of intellect। फिर आप चलकर देखो कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट का दूसरे से, तीसरे से, चौथे से एक नाता होता है। जैसे कि इकोनॉमी आप यदि पढ़ रहे होते हो तो इकोनॉमी का सोसाइटी से, कल्चर से,
पॉलिटी से नाता होता है। इकोनॉमी सोसाइटी को बनाता भी है और सोसाइटी से प्रभाव लेता भी है। इकोनॉमी पॉलिटी को कंस्ट्रक्ट भी करता है और पॉलिटी से इन्फ्लुएंस्ड भी होता है। इकोनॉमी कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है और कल्चर इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। इन सारे के सारे विधाओं का जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, उसको समझे बिना आप यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन की तासीर ही नहीं समझ पाओगे। और जहां तक आंसर राइटिंग की बात है, तो आपको हर हाल में इसी पैटर्न पर आंसर राइटिंग करना चाहिए। नहीं तो एग्जामिनर को यह लगेगा कि यह बच्चा याद किया हुआ बच्चा है। उन्हें तोता नहीं चाहिए, उन्हें कॉग्निटिव विजडम से संपन्न एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अधिक से अधिक को रिलेट करना जानता। क्योंकि आपको एक नहीं अनेकानेक डिपार्टमेंट संभालना है। आप जब हिस्ट्री के एक टॉपिक के इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, कल्चर को नहीं इंटीग्रेट कर पा रहे हो, तो आप गवर्नमेंट के तमाम टूल्स को, तमाम मैकेनिज्म को, तमाम डिपार्टमेंट्स को कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो आपसे यह उम्मीद की जाती है, इस पैटर्न पे अपना आंसर लिखोगे तो ऑलवेज यू विल गेट सम बेटर मार्क्स। फिर आप देखोगे कि अगला पॉइंट यह है कि कंपैरेटिव स्टडी से आपको अच्छा नंबर मिलेगा। कंपैरेटिव स्टडी क्यों जरूरी है हिस्ट्री में? क्योंकि कंपैरिजन से क्लैरिटी आती है। आप यदि ऋग वैदिक एज को लेटर वैदिक एज से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें कंटिन्यू कर रही है, कुछ चीजें बदल जा रही हैं। आप यदि लेटर वैदिक एज को 6th सेंचुरी बीसी से कंपेयर करोगे तो आपको दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा, सिमिलरिटी भी समझ में आ जाएगी। आप यदि उपनिषद के फिलॉसफी को बुद्धिज्म से या जैनिज्म से कंपेयर करोगे तो दोनों के बीच की सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी समझ में आ जाएगी। आप यदि स्वदेशी मूवमेंट को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से कंपेयर करके देखोगे तो दोनों के बीच की सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी समझ में आ जाएगी। आप यदि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कंपेयर करोगे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उससे आपका विजन क्लियर हो जाए। इसी तरीके से आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तुलना में जो क्विट इंडिया मूवमेंट मिलेगा, उसके बीच भी कई तरह के फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। उन फंडामेंटल डिफरेंसेस के आधार पर ही आपके क्वेश्चंस भी गढ़े जाते हैं और आपके आंसर में भी ठोस ठोस बातें जाती है। और यूपीएससी में देखो तो पर्टिकुलरली इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि स्टूडेंट की समझ दूरगामी स्तर की है कि नहीं। तो इसलिए कंपैरेटिव स्टडीज के आधार पर क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। जैसे कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में तुलनात्मक अध्ययन, या कि यदि क्वेश्चन दे दिया जाए इक्तादारी और जागीरदारी के बीच का तुलनात्मक अध्ययन, या कि क्वेश्चन दे दिया जाए नयंकर सिस्टम और इक्तादारी सिस्टम के बीच का कंपैरेटिव स्टडी, या कि क्वेश्चन दे दिया जाए अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह के रेवेन्यू सिस्टम का कंपैरेटिव स्टडी, या शेर शाह और अकबर के रेवेन्यू सिस्टम का कंपैरेटिव स्टडी, या अकबर की राजपूत नीति और औरंगजेब की राजपूत नीति का कंपैरेटिव स्टडी। तो इस तरीके से आपको कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस करना चाहिए। अब चल के देखो कि आपके सामने में अगला पॉइंट है कैच द चेंज एंड कनेक्ट इट विथ कंटिन्यूटी। क्योंकि हिस्ट्री कंटिन्यूटी में आगे बढ़ने वाला एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को समझना जरूरी है। यहां पर आप देखो तो कंपैरेटिव स्टडी से एक कदम आगे जाने की बात नजर आएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझो कि यदि आपको जर्मन यूनिफिकेशन समझना है तो बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या पोजीशन था यह समझना होगा। फिर आपको नेपोलियन का कंट्रीब्यूशन देखना होगा। फिर आपको समझना होगा कि वियना कांग्रेस ने कैसे इसे डिस्टर्ब कर दिया। फिर आपको लगेगा कि 1830 और 48 के रेवोल्यूशंस ने एकीकरण के प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। फिर आप देखोगे कि बिस्मार्क आया तो उसने इसे एक नए स्तर तक पहुंचा दिया। अकेले बिस्मार्क ने जर्मन यूनिफिकेशन नहीं किया, उसके पीछे एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को यदि आपने इंटीग्रेटेड तरीके से समझ लिया है तो योर अंडरस्टैंडिंग विल बी कॉम्प्रिहेंसिव। अब देखोगे कि 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। उन्होंने कुछ एक रिफॉर्मेटिव डिमांड्स रखे। 1905 में उन्होंने कहा कि हमें स्वराज चाहिए।
अभी उसका एरिया थोड़ा छोटा है, जनाधार अभी कम है। लेकिन आप 1920 में जाकर देखो तो आपको लगेगा कि वही मूवमेंट अब थोड़ा सा वाइड स्प्रेड होने लगा है, उसका सोशल बेस बड़ा होने लगा है, उसका संघर्ष करने का स्वरूप ज्यादा आक्रामक होने लगा है। 1930 में जाकर देखो तो लगेगा कि सेम मूवमेंट इज ग्रोइंग। 1942 में देखो तो लगेगा कि अब वही आंदोलन आक्रामक हो चुका है और कह रहा है अंग्रेजों को कि भारत छोड़ो, और लोगों को कह रहा है कि डू और डाई। अब देखोगे कि 1885 में कांग्रेस के पास मात्र 72 सदस्य थे जो उसके सेशन में शामिल हुए थे, और वही कांग्रेस 1937 तक आते आते बहुत इनलार्ज्ड बॉडी बन जाती है, जिसको लेकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब जाकर कांग्रेस सही मामले में राष्ट्रीय आंदोलन को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था है। तो आपको इस क्रम को समझना होगा। यदि आपने इस क्रम को समझते हुए इतिहास के ज्ञान को अर्जित किया तो आप यूपीएससी जैसे एग्जाम के क्वेश्चंस को बहुत ही मजे में समझेंगे, और जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें क्वालिटी आएगी, और यही आपके नंबर के बढ़ने का एक रास्ता बनेगा। फिर चल के देखो आप कि रीड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। इसका मतलब क्या है कि जब आप हिस्ट्री राइटिंग करते हो, मैंने कहा कि फैक्ट से हिस्ट्री बनता है, फिर लॉजिक से फैक्ट के अंतर्गत हिडन हिस्ट्री डिस्कवर किया जाता है, और फिर कंक्लूजन तक हम पहुंचते हैं। लेकिन आइडियल तो यह कहा गया है कि हिस्टोरियन का अपना कोई प्रेजुडिस होना नहीं चाहिए, किंतु रियलिटी यह है कि हिस्टोरियंस प्रेजुडिस से परे हो ही नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति के ऊपर उसके समाज का, उसकी संस्कृति का, उसके देश का, उसके काल का, उसकी परिस्थिति का, उसके एक्सपीरियंसेस का, उसके आइडियोलॉजी का, उसके पीयर ग्रुप का, उसके शिक्षक का, तमाम प्रकार के माध्यम ऐसे हैं जिनका कि इन्फ्लुएंस होता है इस हिस्टोरियन के ऊपर। और इसीलिए जब वो फैक्ट का चयन करता है तो वहां पूर्वाग्रह आ जाता है, जब वो फैक्ट्स की व्याख्या करता है तो वहां पूर्वाग्रह आ जाता है। अतः जब वो कंक्लूजन डिराइव कर रहा होता है तो उसमें हिस्ट्री जो था के अलावा खुद उस व्यक्ति के नजरिए का एक समावेश हो जाता है। और यही वजह है कि एक ही टॉपिक के ऊपर ए, बी, सी, 3 आदमी जब हिस्ट्री लिखेगा तो वह 3 तरह की बातें करेगा। इसी तरह के पूर्वाग्रह में से कुछ पूर्वाग्रह ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड हो गए, जिसे हम डिफरेंट स्कूल्स के नाम से जानते हैं, जैसे इंपीरियलिस्ट स्कूल, नेशनलिस्ट स्कूल, मार्क्सिस्ट स्कूल, सबाल्टर्न स्कूल। इन सारे स्कूल्स के हिस्टोरियंस के किसी भी गिवन स्टेटमेंट के ऊपर यूपीएससी वाले क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बना दिया गया कि heyday of the British power in India was also the high noon of the economic doctrine of laissez-faire। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रचंड दिवस और हस्तक्षेप के आर्थिक सिद्धांत के प्रखर दोपहरी का भी काल था। यह पर्सिबल स्पीयर नाम के एक इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियन का स्टेटमेंट है, और इसके बाद आपसे टिप्पणी मांगी गई। आप जब तक कि स्कूल ऑफ थॉट के बारे में नहीं जानेंगे, आप उस सेंटेंस को समझ नहीं पाएंगे, उसके प्रेजुडिस को समझ नहीं पाएंगे, उस पर टिप्पणी कैसे कर पाएंगे। या कि क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भारत में स्वतंत्रता और विभाजन, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, दोनों ही मिडिल क्लास की देन है। तो मिडिल क्लास की देन है, यह किसने कहा? यह मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के हिस्टोरियन का स्टेटमेंट है। जब तक कि आप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी नहीं जानेंगे, उनका प्रेजुडिस नहीं जानेंगे, उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के ऊपर एक इंडिपेंडेंट जजमेंट कैसे कर पाएंगे। यदि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में मैं एक लाइन बोलूं कि ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चंस हिस्टोरियोग्राफी पे बेस होते हैं, तो यह 100% सच्चाई की बात है। ऐसे में हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को किसी भी शर्त पर इस प्रेजुडिस वाले फैक्टर से गुजरना चाहिए, डायकोटमीज को समझना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को समझना चाहिए, इनके बीच से डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। और यूपीएससी वाले ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कॉम्प्रिहेंड कर सकता है,
जो एनालाइज कर सकता है, जो अप्लाई कर सकता है, जो डिसीजन मेकिंग कर सकता है और उसके बाद कम्युनिकेट कर सकता है। इसी को हम ओवरऑल एक टर्म के माध्यम से यदि एक्सप्रेस करें तो यूपीएससी वाले आपका कोग्निटिव विजडम देखना चाहते हैं। हिस्ट्री एक माध्यम मात्र है, इसीलिए इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट का नाम दिया जा रहा है। हिस्ट्री की जगह पर पॉलिटिकल साइंस के हो सकते हैं, सोशियोलॉजी के हो सकते हैं, पब्लिक एड के हो सकते हैं, आप फिलोसफी के हो सकते हैं, एनी सब्जेक्ट यू कैन चूज आउट ऑफ द गिवन लिस्ट। तो हिस्ट्री देखना उनका पर्पस नहीं है, हिस्ट्री के माध्यम से आपके कॉग्निटिव विजडम को देखना उनका पर्पस है। अतः आप जब अपने आंसर राइटिंग की ओर जाते हैं तो आप इसे दिखाते रहिए। और चूंकि कॉग्निटिव विजडम देखना यूपीएससी का पर्पस है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चंस खूब देते हैं जहां हिस्टोरिकल डिबेट होगा, जिसके डिबेट के अंदर किसी हाइपोथेसिस को आप कॉम्प्रिहेंड करेंगे, उसको लॉजिकली आप एनालाइज करेंगे, लॉजिकली आप उसका क्रिटिसिज्म खोजेंगे और अंत में आप एक रैशनल डिसीजन मेकिंग करेंगे। इसलिए इस विषय को आप तुर्क का एक पत्ता समझिए जिसके ऊपर हमारा फोकस एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से होता है, और यही वो सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसके कारण हम ये दावा करते हैं कि हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, और ये इन डेप्थ एनालिसिस स्टूडेंट्स को 300+ मार्क्स दिलाने में एक डिसिसिव रोल प्ले करता है। अब आप देखोगे कि यह मामला आता है कि डिसाइड रेशनली बट डोंट बी अफर्मेटिव। मतलब की बात यह है कि जब आप फैक्ट, लॉजिक और कंक्लूजन के इस सीरीज में जाते हैं, तो जब आप कंक्लूड कर रहे होते हैं तो यह समझना जरूरी है कि आपका भी एक पूर्वाग्रह है, जिसके कारण आप जब कोई बात कहेंगे तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव थॉट हो सकता है। नंबर 2, महावीर जैन ने अनेकांतवाद में कहा है कि ट्रुथ इज कॉम्प्लेक्स। व्यक्ति को सत्य का सभी पक्ष नहीं दिखाई देता है, आप उसके कुछ एक पहलू ही देख पाते हैं। इसीलिए ये बात कही जाती है कि डोंट बी अफर्मेटिव इन योर डिसीजन मेकिंग। इसी के तहत आप देखोगे कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी भी यही बात कहता है कि जब आप किसी विषय को देख रहे हैं तो आपका एक परिप्रेक्ष्य है, आप एक बैकग्राउंड में उस विषय को देख रहे हैं और आपके बैकग्राउंड का असर होता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। अतः यह समझना जरूरी है कि आप स्वयं भी किसी प्रेजुडिस के शिकार होंगे। इसको समझ लेंगे तो यथासंभव संतुलित रहने की कोशिश करेंगे। आप यथासंभव ही संतुलित हो सकते हैं, 100% न्यूट्रल तो कोई हो ही नहीं सकता है, किंतु यदि यथासंभव न्यूट्रल एंड बैलेंस्ड रहेंगे और आपकी भाषा मॉडरेट रहेगी तो यह यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत उपयुक्त माना जाएगा, क्योंकि आपको एक डेमोक्रेसी के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के एक प्रोमिनेंट मेंबर के तौर पे काम करना है। आपके सामने में अलग अलग पार्टियों की सरकारें आती रहेंगी, अलग अलग आइडियोलॉजी की सरकारें आती रहेंगी और आपको उनके साथ में काम करना है। यदि आप फिक्स्ड और रिजिड होंगे अपने आइडियोलॉजी को लेकर, दिस यूपीएससी डज नॉट बिलोंग टू यू। कुल मिलाकर आप देखो तो आपके सामने में हिस्ट्री के यही 10 सील हैं जिनका ख्याल करने से आपको हाईएस्ट मार्क्स आ सकता है, और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है सिहंता आईएएस एकेडमी के स्टूडेंट्स के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का। ऑफलाइन में हमारा यह काम कंसिस्टेंटली चलता रहा है। नए जमाने का ये डिमांड है कि हम इसे ऑनलाइन की ओर लेके जाएं, इसीलिए हमने पिछले कुछ कालखंड से इस दिशा में अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। अब हम इस जगह पर अपना एक हस्ताक्षर कर चुके हैं। आप लोगों से हम यही कह सकते हैं कि आप यदि हिस्ट्री ऑप्शनल या जनरल स्टडीज आदि के ख्याल से अथवा निबंध आदि के ख्याल से सिहंता आईएएस एकेडमी के विजडम का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। इसके माध्यम से हम समय दर समय विभिन्न तरह के कोर्सेस आपके सामने ऑफर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।